गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 8 सितंबर। आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ स्टैटिक जीके जो हमारे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। वीडियो के अंत में देखेंगे हम दो प्यारा सा क्विज जिसमें हम कवर कर रहे हैं इस समय नेशनल पार्क टॉपिक। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 21 डेज़ का चैलेंज है जिसको 99% पीपल फॉलो करने में फेल हो जाते हैं, बट हमारे स्टडी स्मार्ट आर्मी के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसको सफल तरीके से फॉलो करेंगे। इसमें आपको ये सभी टास्क फॉलो करने हैं और ख़ुद को ये मार्क्स देने हैं और कमेंट करने हैं आपको आज कितना मार्क मिला है टोटल। ओके, बिल्कुल मतलब ईमानदारी के साथ। चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। आज का है, सफ़र में धूप मेरे काम आई, छाँव होती तो सो गया होता। ये क्या कह रहा है? इसका मतलब कि अगर आपके लाइफ में कठिन समय चल रहा हो तो समझिए कि वो आपको एक अच्छा इंसान बना रहा है। तो समझिए कि वो एक अच्छा साइन है जिससे देखिए आपकी लाइफ तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि जब आप बुरे समय में होते हो तो फिर उस समय आपका बेस्ट थिंकिंग, बेस्ट एक्टिविटी बाहर आता है। तो इसीलिए जब भी आपके ऊपर विपत्ति का समय आए या फिर आपको लगे कि आप कहीं फंस गए हो तो फिर वही समय है वहाँ पे आपको अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ करने का। क्योंकि इसी से संबंधित एक बहुत ही फेमस लाइन कही गई है एक आईपीएस के द्वारा। उससे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, आपके लाइफ में क्या बदलाव आए। तो उनका कहना ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं आए। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में जो जो समस्याएं रही हैं तो उसी की वजह से मैं आज आईपीएस बनने में सफल हो पाया हूँ। अगर मेरी लाइफ में वो समस्याएं नहीं रहती तो शायद मैं भी कंफर्ट जोन में चला गया होता और आज मैं मतलब वहीं पे रह जाता जहाँ पे मैं था पहले। तो मेरे लाइफ में समस्याएं आई और मैं उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ा, मेहनत किया और आज मैं आईपीएस बना हूँ। तो इसका मतलब यही है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई समस्याएं आए तो फिर आप उसको एज ए चैलेंज लेकर के उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। उसके जगह पे ऐसा ना करिए कि आप हताश होकर के और टूट जाएं और हार मान करके बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर सफ़र में धूप आए तो वो अपने मतलब आप उसको अपना स्ट्रेंथ बनाइए, कमज़ोरी नहीं, और उससे आप आगे बढ़ जाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। पैरालंपिक में भारत के प्रवीण कुमार ने किस खेल में गोल्ड जीता है? क्या नाम है इनका? प्रवीण कुमार जी। पैरालंपिक में क्या जीते हैं ये? गोल्ड मेडल। तो इनका नाम तो आपको यहाँ पे पता ही चल गया, प्रवीण कुमार। ये बताना है कि ये कौन से गेम से संबंधित है जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो किस में है ये है दोस्तों हाई जंप में। किस में है? हाई जंप में, जिसमें एक डंडा लगा रहता है और दौड़ के आना होता है और उसको जंप करना होता है। जैसे ये रॉड होता है, आप दौड़ के आइए, इसको पूरा पार कर जाइए। तो वो है हाई जंप। उसमें इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, एआई की फील्ड में टाइम मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में भारत के किस मंत्री का नाम है? किसमें? एआई की फील्ड में टाइम मैगजीन में 100 लोगों में भारत के किस मंत्री का नाम है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सामने है। कौन है इसमें से? ए अश्वनी वैष्णव। इनका नाम है 100 लोगों में एआई की फील्ड के टाइम मैगजीन में। तो ये देखिए अश्विनी वैष्णव ये है। तो इनका नाम आपने देख लिया। यहाँ पे इनके बारे में जान लीजिए कि ये है कौन। ये दोस्तों 1994 बैच के कौन है? ये आईएएस अधिकारी है। ये इस टाइम रिटायर्ड हो चुके हैं। ओके, बट ये प्रेजेंट टाइम में कौन से मंत्री हैं? ये हैं रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये इसके मंत्री हैं, रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी के। कौन? अश्विनी वैष्णव जी, जो कि 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो प्रेजेंट टाइम में रिटायर हो चुके हैं। तो इन्हें ही शामिल किया गया है एआई की फील्ड में जो टाइम मैगजीन है उसमें प्रभावशाली 100 लोगों में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में इस मंत्रालय ने विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल। तो कौन सा मंत्रालय है ये आपको बताना है। सामने ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों कपड़ा मंत्रालय, यानी कि टेक्सटाइल। ओके, याद रखिएगा विजन नेक्स्ट पोर्टल। अब अगला प्रश्न कौन सा है? अगला है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव
कहाँ आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी बताता हूँ। पहले ये बताना है कि ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, बताना है। पहला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, इसका गठन कब हुआ है? 2015 में। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर, सोचिए ये इंटरनेशनल लेवल पे है बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव में है। कहाँ पे है? गुड़गांव में, यानी कि दिल्ली में, इंडिया में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है ये? गुरुग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड़गांव। तो इम्पोर्टेंट है इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इसका गठन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में है। तो ये पहला मतलब ऐसा गठबंधन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव मनाया गया है वहीं पे। तो कहाँ पे मनाया गया है? नई दिल्ली में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ है पिछले दशक में, यानी कि पिछले 10 वर्षों में ये 32 गुना ये बढ़ा है। क्या? सोलर एनर्जी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव मनाया गया है? तो नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है? कौन सी मूर्ति? नटराज प्रतिमा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नटराज जो मूर्ति है वो हमारे वहाँ की मेन मूर्ति है, जो कि हमारे साउथ इंडिया राज्यों से निकली हुई है। तो कहाँ पे ये स्थापित हुई है ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? नई दिल्ली। साउथ इंडिया की मूर्ति है बट स्थापित की गई है कहाँ पे? नई दिल्ली में। साउथ इंडिया की है बट इंडिया तो अपना ही है ना, तो इंडिया में ये मूर्ति हर जगह ये आपको देखने को मिलती है। तो ये कहाँ पे हाल ही में सबसे ऊंची स्थापित की गई है? नई दिल्ली में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? पेरिस पैरालंपिक 2024 में होकाटो होतोजे सेमा कौन? होकाटो होतोजे सेमा ने पुरुषों की शॉट पुट F57 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। नाम याद रखिएगा। नाम थोड़ा सा अजीब सा है, जो आपको लगता होगा कि ये तो अपने वहाँ की है ही नहीं, बट ये अपने वहाँ के ही हैं। कहाँ के हैं? ये है दोस्तों नागालैंड के। तो कहाँ से? ये नागालैंड से हैं, इसलिए इनका नाम ऐसा है। आपको बताना है कि ये कौन सा पदक जीते हैं, किसमें? शॉट पुट में। शॉट पुट होता क्या है? ये जैसे हम लोग देखते हैं ना जेवलिन, जिसमें भाला फेंका जाता है, वैसे ही शॉट पुट जो गेम है इसमें गोला फेंका जाता है। तो गोला फेंकने में इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है। तो क्या जीते हैं ये जीते हैं कांस्य पदक। ये होकाटो होतोजे सेमा, ये दोस्तों क्या है? ये आर्मी के हवलदार हैं। ये आर्मी के हवलदार हैं बट प्रेजेंट टाइम में ये रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड आर्मी के क्या है? ये हवलदार हैं। दोस्तों इनकी उम्र कितनी है? 40 साल की है। इनकी मतलब एक हादसा में एक पैर जो है डैमेज हो गया था घुटने के पास से, तो इसीलिए ये पैरालंपिक ओलंपिक में भाग लिए हैं। तो इन्होंने कौन सा जीता है पदक? कांस्य पदक। किसमें? शॉट पुट में। इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से? ये नागालैंड से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने कहाँ देश के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है? किसने? CBSE ने। बताना है आपको कहाँ पे खोला है ये पहला रीजनल ऑफिस, मतलब इंडिया से बाहर। सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए, दुबई में। दुबई में खोला है CBSE ने अपना एक रीजनल ऑफिस। वहाँ पे इसका काम क्या होगा? इस सेंटर का दुबई में अगर कोई CBSE से रिलेटेड कोई पेपर होगा तो वहाँ पे इसका अहम रोल होगा। तो इसीलिए वहाँ पे खोला गया है CBSE का पहला रीजनल ऑफिस दुबई में। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? राजस्थान रॉयल्स के नए हेड कोच कौन बने हैं? राजस्थान रॉयल ये IPL की एक टीम है, तो इसके अभी हाल ही में नए हेड कोच बनाए गए हैं। तो वो कौन है ये आपको बताना है। तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है B राहुल द्रविड़ जी को। ये इंडियन प्लेयर हैं जिनको हम लोग कहते हैं वॉल ऑफ इंडिया। वॉल ऑफ इंडिया। जब ये टेस्ट मैच खेलते थे तो फिर बॉलर इनको बॉल करते करते थक जाते थे। ये इतना शानदार इनका डिफेंस होता था। तो डिफेंस अच्छा होने की वजह से इनका नाम रखा गया वॉल ऑफ इंडिया, भारत की दीवार।
ठीक है। तो वही है ये कौन, राहुल द्रविड़, इन्हें बनाया गया है राजस्थान रॉयल टीम का हेड कोच। और इन्हीं के कोचिंग के अंडर में भारत ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2024 में क्या जीता है, T20 का वर्ल्ड कप। तो उस टीम के भी हेड कोच यही थे, राहुल द्रविड़। तो अब ये कहाँ के हेड कोच हो गए हैं, राजस्थान रॉयल्स के। राजस्थान रॉयल्स टीम के ही ये मेंटर पहले भी रह चुके हैं 2014 से 2015 के बीच में। क्या थे उस समय, मेंटर थे। अब क्या बने हैं, हेड कोच। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 7 सितंबर को किस राज्य में 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन किया है। आपको बताना है कहाँ पे 2 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा। सामने आपके ऑप्शन है कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों बिहार में। बिहार में भी कहाँ पे 2 अस्पताल है, तो 2 जगह पे है। एक है दरभंगा में और दूसरा खोला गया है मुजफ्फरपुर में। तो ये दोनों अस्पताल कहाँ पे बिहार में, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे, जो हमारे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। किसमें, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ, ये आपको बताना है। तो कौन सा नदी है वो है दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। और ऋग्वेद में ही गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कितनी बार हुआ है गंगा का, सिर्फ और सिर्फ 1 बार। यमुना का उल्लेख हुआ है 3 बार। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है, सरस्वती नदी को। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे बार हुआ है, सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का। और गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है, 1 बार। यमुना का 3 बार। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है, सरस्वती नदी। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला देखिए, एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस देश में होता है। जूट उत्पादन बताना है सबसे ज़्यादा एशिया में किस देश में होता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है बांग्लादेश में। कहाँ से होता है, बांग्लादेश से जूट उत्पादन सर्वाधिक एशिया में। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व। सर्वाधिक ऊंचाई पे बताना है, पूरे विश्व में है वो। तो वो कौन सा है, वो है अपने ही भारत का है। कौन सा, नामदफा टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित बाघ रिजर्व है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये राजा चलेया समिति का संबंध किससे है। समिति का भी संबंध बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि किससे है। तो राजा चलेया समिति का संबंध किससे है, तो वो है कर सुधार से। किससे, कर सुधार, यानी कि यह है टैक्स रिफॉर्म। राजा चलेया समिति का संबंध टैक्स रिफॉर्म से है, जो कि कब बना था ये बना था 1991 में। इनके द्वारा मतलब टैक्स के जो दर होते हैं, जो रेट होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरल करने का सुझाव दिया गया। तो यही वजह है कि इन्हें ही, किसे, राजा चलेया जी को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है भारत में कर सुधारों का पिता। इम्पोर्टेंट है, कर सुधारों का पिता बोला जाता है राजा चलेया जी को, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार आता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था। किसको, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये पहले आप ये जानिए कि राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है। राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगान है जन गण मन, सुना होगा आपने, ये हमारा राष्ट्रगान। और राष्ट्रीय गीत क्या है, वो है वंदे मातरम। बहुत लोगों को इसी में कन्फ्यूजन होता है, तो अब से ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और यहाँ पे देखिए, जन गण मन को किसने लिखा है, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और वंदे मातरम को किसने लिखा है, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र
चटर्जी जी। ओके, तो जनगण मन को जो हमारा राष्ट्रगान है उन्हें लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है उसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसे एग्ज़ाम में पूछता है कि राष्ट्रगान जनगण मन सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो वो गाया गया था 1911 में। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, तो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है। तो वो डेट आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कौन सा डेट है? 24 जनवरी 1950 को। इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। हमने कल क्या देखा था कि राष्ट्रीय जो ध्वज है अपना झंडा, उसे संविधान सभा ने कब अपनाया था, कल हमने देखा था। तो कौन सा डेट वो था? 24 जुलाई 1947। और आज हमने क्या देख लिया? राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाए थे। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कौन करता है, बताना है आपको। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कौन करता है, बताना है। किसके द्वारा होता है? वो होता है गॉल्जी काय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? गॉल्जी काय के द्वारा। ये है क्या? यह दोस्तों एक सूक्ष्म नलिका होता है, जो मतलब एक थैली के रूप में, मतलब ये थैली के रूप में बना होता है, सूक्ष्म नलिका जैसा होता है ये। इसके द्वारा जो है, जो प्रोटीन है वो वहाँ पे पैकिंग हो करके एक तरह से पूरे शरीर में सप्लाई होती है। किसके द्वारा? गॉल्जी काय के द्वारा। यहाँ पे गॉल्जी काय इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन करता है कौन? गॉल्जी काय। ओके, तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके। अब हम देखते हैं कल का जो हमारा प्रश्न था एज ए क्विज, उसका उत्तर 7 सितंबर का। तो क्या था कल का पहला क्विज? उदयपुर और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो है बिहार में। दूसरा क्या था क्विज? गांधी सागर और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। तो दोनों आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम देखते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज। आज का क्या है पहला क्विज? घाटी गांव और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कौन कौन? घाटी गांव और रातापानी, ये बताना है आपको। और दूसरा क्विज क्या है? नागी बरेला झील और कुशेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए दोस्तों, ये तीन अलग अलग हैं ये, बट है एक ही राज्य में, तो इसलिए मैंने तीनों को एक में ही ज्वाइन करके पूछ लिया है। तो आपको बस ये जानना है कि अगर आप एक जान जाओगे तो समझ रहा कि वहीं पे ये भी है, वहीं पे ये भी है, मतलब ये तीनों वन्यजीव अभ्यारण्य एक ही राज्य में है। तो ये और प्लस ये आपको बताना है। दोनों का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताने हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एग्ज़ाम के जो आपका टाइम टेबल का जो प्रोसेस है उस पर बिलीव करिए और आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे ही एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाओगे। ओके, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।